हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव और आज हम क्लास 9th का 5वां चैप्टर का पहला एक्सरसाइज करने वाले हैं। हालांकि ये आखिरी एक्सरसाइज भी है, एक ही एक्सरसाइज आपके इस चैप्टर में है। तो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे, आप लास्ट तक देखना, सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा। थ्योरी टाइप सारे क्वेश्चन है, कुछ है जो प्रूफ करने वाला है और सब हम करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। अपने उत्तर के लिए कारण भी देना है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। आपने यदि इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको आंसर पहले पता होगा, जो कि मैंने इस एक्सरसाइज की शुरुआत से पहले दो वीडियो इंट्रोडक्शन के दे चुका हूं, जिसमें बहुत सारे रूल बताया गया है जो यूक्लिड की अभिधारणाएं से जुड़ी थी और अभिग्रहित से जुड़ा हुआ था। तो यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर उसे देखिए, जिससे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम इसके क्वेश्चन के आंसर देते हैं कि एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है क्या? नहीं, मैंने आपको बताया था कोई सा भी एक बिंदु मान लो, इससे बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, कहीं भी खींच लो, कहीं भी खींच लो, कैसे भी खींच लो। एक बिंदु से अनेकों रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए इसका कथन क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य। ठीक है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा असंख्य रेखा होती है। दो बिंदु से, मैंने बताया था दो बिंदु है, और दो बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? इन्होंने कहा असंख्य रेखाएं होती है। तो ध्यान से देखना, जब भी दो बिंदु से आप जाना चाहोगे तो एक से ज्यादा लाइन नहीं जाएगी। एक के बाद यदि दूसरी लाइन लेके जाओगे तो वो तो पहले बिंदु पे जाएगी लेकिन दूसरे पे नहीं जाएगी, है ना। यदि जाएगी तो एक लाइन दूसरी लाइन को ढक देगी, तो फिर लाइन तो एक ही बन गया ना। जब लाइन एक ही बन गया तो इसलिए इस कथन को भी हम कहते हैं असत्य। ठीक है, दूसरा भी असत्य। तीसरा, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। कोई सा एक शांत रेखा है, ये रेखाएं हैं, मैंने आपको कल बताया था, यदि इसका नाम दे दे हम ए और इसका नाम दे दे बी, तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, जितना लंबा चाहे उतना लंबा कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। मिटा देता हूं इसको, फिर लिखता हूं सत्य। तीसरे का आंसर क्या? सत्य। इस तरीके से चौथे पे बढ़ते हैं। यदि दो वृत्त बराबर होते हैं तो उनकी त्रिज्या बराबर होती है क्या? यदि दो वृत्त बराबर हो जाए तो दोनों वृत्त बराबर हैं। बराबर का मतलब क्या? यदि एक वृत्त दूसरे से बराबर है तो तभी बराबर है जब उसके त्रिज्या बराबर है। केंद्र से और उसके लाइन के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसको त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से उसकी लाइन के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यदि दोनों में त्रिज्या सेम है, यदि त्रिज्या सेम है तो दोनों वृत्त बराबर होंगे। यदि दो वृत्त में त्रिज्या सेम है तो दोनों वृत्त बराबर होंगे, और जब दोनों वृत्त बराबर है तो त्रिज्या सेम होगा। ठीक है, तो इसलिए ये कथन भी हो जाएगा सत्य। पांचवा, आकृति 5.9, यदि ए बी बराबर पी क्यू है, पी क्यू बराबर एक्स वाई है, ए बी बराबर एक्स वाई, तो क्या हो? तो ध्यान दो ना, आकृति तो नहीं लिखा है, मैंने आपको आकृति बना के ही दिखा देता हूं। ए से एक लाइन है बी तक, देखिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। इसी तरीके से एक बिंदु है पी क्यू तक, और एक बिंदु और है एक्स वाई। इन्होंने कहा कि ए बी बराबर है पी क्यू के।
ए बी बराबर है पी क्यू के। ठीक है, ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के। और पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, यानी कि पी क्यू बराबर है एक्स वाई के। तो क्या ए बी बराबर होगा एक्स वाई के? क्या ए बी बराबर होगा एक्स वाई के? ध्यान दो, इसको मान ले यदि हम इक्वेशन 1, इसको मान ले इक्वेशन 2, समीकरण 1 तथा 2 से। यहां भी लिख ही सकते हैं आप, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से देखो ध्यान से, पी क्यू दोनों में है, यानी कि इस इक्वेशन को यदि आप सीधा करके लिखें, ऐसे लिखेंगे ए बी बराबर ए बी, यदि पी क्यू और पी क्यू दोनों में है, ए बी के बराबर भी पी क्यू है और एक्स वाई के बराबर भी पी क्यू है, तो पी क्यू तो दोनों में है, इस तरीके से ए बी बराबर हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, दूसरे पे। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या है जिन्हें आप परिभाषित कर पाएंगे? परिभाषा पहले के लिए, पहले में कहा गया समांतर रेखा का परिभाषा दीजिए। तो समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती है जिसको कितना भी बढ़ाया जाए तो वो कभी एक दूसरे पर नहीं मिलेगी, यानी कि एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है, यदि मैं इसको लिख के बताऊं तो ये लिखेंगे समांतर रेखाएं ऐसी दो रेखाएं हैं या ऐसी रेखाएं हैं जिसे दोनों ओर बढ़ाए जाने पर किसी बिंदु पर नहीं मिलती है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा लाइन, ये समांतर रेखाएं हैं, ये समांतर रेखा, अब ये दोनों जब एक दूसरे के समांतर है तो इसको कितना भी आगे बढ़ा लो ये एक दूसरे को नहीं काटेगा। इसके जो बीच का गैप होगा, ये गैप, ये हमेशा बराबर रहेगा। जितना ही गैप यहाँ है उतना ही गैप आगे भी रहेगा। जैसे ट्रेन की पटरियां समांतर होती है, ठीक है, यदि समांतर नहीं होता तो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए ट्रेन की पटरियां जो है वो समांतर होती है, जितना गैप यहाँ होगा उतना ही गैप आगे भी होता है। ठीक है, दूसरा लंब रेखाएं। लंब रेखाएं किसे कहते हैं? मान लो कोई लाइन आपने खींचा और ऐसे लाइन खींचा, तो जब भी 90 डिग्री का कोण बढ़े, एक सीधी रेखा पे दूसरी सीधी रेखा गिरती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसे ही लंब रेखा कहते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है परिभाषा, तो परिभाषा लिख दीजिए कि दो रेखाएं तब लंब कहलाती है यदि वे प्रतिच्छेद करे तो समकोण बने। दो रेखाएं तभी लंब कहलाती है यदि वे प्रतिच्छेद करे तो समकोण बने। समकोण का मतलब 90 डिग्री। दो रेखाएं तब लंब कहलाएगी यदि एक दूसरे पर
गिरे या टच करे या छुए तो समकोण बनता है। ठीक है, दो रेखाएं तब लंब कहलाएगी यदि वे एक दूसरे पर गिरे तो समकोण बनता है, या फिर बने लिखो, बने। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर रेखाखंड। रेखाखंड क्या किसे कहते हैं? किसी भी रेखा के टुकड़े कर दो रेखाखंड कहलाएगा। किसी भी रेखा को टुकड़े कर दो यानी कि जिसके दो अंत बिंदु होंगे वही रेखाखंड कहलाएगा। किसी भी रेखा के जिसके दो अंत बिंदु होंगे वही रेखाखंड कहलाएगा। जैसे ये रेखा है, इसका अंत बिंदु एक ये रेखा है, इसके एक अंत बिंदु ये, एक अंत बिंदु ये, तो यही रेखाखंड है। यानी कि किसी भी रेखा के दो अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं। किसी रेखा के दो अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, किसी रेखा के दो अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं। आगे वृत्त की त्रिज्या, चौथा वृत्त की त्रिज्या। अब ये वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या देख लेंगे क्या होता है, ध्यान देना। वृत्त की त्रिज्या का डेफिनेशन दिया जाए, क्या लिखोगे? तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की लाइन पे किसी भी बिंदु को छुएगी तो वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। जैसे कि मान लो, मैं अगले पेज पे बताता हूं आपको, ये कोई वृत्त है, ये केंद्र है, इस केंद्र से कहीं भी वृत्त को लाइन खींच दो, कहीं भी वृत्त के लाइन से मिला दो, इससे वृत्त के लाइन पे कहीं भी मिला दो, इधर मिलाओ, इधर मिलाओ, कहीं भी मिलाओ, त्रिज्या हमेशा सारी दिशाओं में समान होती है, कहीं भी मिला दो। यानी कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की लाइन की जो दूरी है इसी को त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त के लाइन की जो दूरी है उसी को त्रिज्या कहते हैं। इसी को आपको लिखना है हिंदी में। चौथे का वृत्त की केंद्र से वृत्त की रेखा के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त की रेखा के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यदि चित्र बना के दिखाएं तो ये वृत्त है, ये केंद्र है, ये त्रिज्या है। यहां से यहां तक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? वर्ग। वर्ग तो आप जानते ही हैं, जिसके चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर तथा चारों कोण समकोण हो। समकोण यानी कि 90 डिग्री का एंगल बने, चारों कोण समकोण हो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर हो और चारों कोण समकोण हो, समकोण का मतलब 90 डिग्री का हो, तो वो आकृति जो है, वो चतुर्भुज जो है वो वर्ग कहलाएगा। क्लियर है?
तो इस तरीके से दूसरे जो क्वेश्चन के जो है सारे पार्ट होते हैं कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नीचे दी हुई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहला, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। यानी कि एक लाइन खींचिए आप, ये लाइन खींच लिया। अब यहां ए है और ये बी है, इसमें कहीं बीच में एक बिंदु है जिसका नाम है सी। अब इन्होंने कहा कि एक तीसरा बिंदु बी सी विद्यमान है, तो सी कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि ए से सी की दूरी बराबर हो जाएगा बी से सी की दूरी के, यदि बीच में होगा तो। कभी नहीं भी हो सकता है, यदि आगे पीछे हो तो ए से सी की दूरी बी से सी के दूरी के बराबर नहीं होगा, यानी कि ए सी बराबर बी सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि बीच में होगा तो होगा और बीच में नहीं होगा तो नहीं होगा। नेक्स्ट, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। 3 बिंदु जो एक रेखा पर नहीं है। मान लो एक बिंदु यहाँ है ए, एक बिंदु यहाँ है बी, एक बिंदु यहाँ है सी। 3 बिंदु है, एक रेखा पे नहीं। यदि तीनों को मिलाओगे तो कोई आकृति बनेगी, और 3 बिंदु को मिलाते हैं तो त्रिभुज बनता है। हालांकि इसमें क्या कहा गया, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है, वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो लिख दो कैसे भी, एक बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु। क्या इन अभिधारणाओं से कोई अभी अपरिभाषित शब्द है? क्या वे अभिधारणाएं अविरोधी है? क्या ये इक्लूड की अभिधारणाएं से प्राप्त होती है? इसको स्पष्ट कीजिए। तो इसको स्पष्ट करने के लिए आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए, ठीक है। वहां हमने बहुत सारी जितनी भी अभिधारणाएं थी यूक्लिड ने दिया था, और जितने भी अभिगृहित था उस सब को बताया, ठीक है। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चौथा। यदि 2 बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है जहां ए सी बराबर है बी सी के, तो सिद्ध कीजिए ए सी बराबर 1/2 ए बी। एक आकृति खींचकर इसको स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम आकृति खींच लेते हैं, ठीक है। एक लाइन है जो ए से शुरू हुई और बी तक गई, ठीक है। बीच में कोई बिंदु सी है, बीच में कोई बिंदु है सी। अब यहां दिया क्या है, ध्यान से देख लो। दिया है AC बराबर है BC के, AC बराबर है BC के। और सिद्ध क्या करना है कि AC बराबर 1/2 AB, तो उसको भी लिख लो, सिद्ध करना है। AC बराबर 1/2 AB। इस तरीके से लिखोगे आप एग्जाम में तो सारे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, AC बराबर BC ये दिया है, सिद्ध क्या करना है इसको भी लिखिए, और सिद्ध आप करेंगे कैसे उसको लिखिए सिद्ध, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि हमें AC बराबर BC दिया है और लाना क्या है, AC बराबर 1/2 AB। यानी कि बात करें तो AB का आधा होना चाहिए AC, ठीक है। यदि हम AB को लिखें तो AC प्लस BC, इन दोनों को जोड़ने पर तो AB बनेगा, A से C तक और B से C तक। इन दोनों दूरी को जोड़ दिया जाए तो A से B तक की दूरी आ जाएगी, आ जाएगी ना। तो AC यदि बराबर है BC के, तो आप BC की जगह AC भी लिख सकते हो। यानी कि मैं आपको कहूं कि 2 + 2 बराबर होता है 4, तो आप या तो 4 लिख लो या 2 + 2 लिख लो, दोनों का वैल्यू सेम ही है ना। इसी तरीके से यदि AC बराबर है BC के, तो आप या तो BC लिख लो या AC लिख लो, दोनों की वैल्यू सेम है। जब दोनों की वैल्यू सेम है तो आप लिख सकते हैं
जहां BC है वहां AC लिख सकते हैं। यानी कि बात करें AC तो AC अपनी जगह है ही, BC को हटा के हम फिर से AC लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये BC के बराबर है। AC और AC मिला के 2 AC बराबर AB। ठीक है, AC बराबर AB और ये गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग, AB बटे 2 AC बराबर, तो AC बराबर क्या आ गया, 1 बटे 2 AB। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये आपका हो गया प्रूफ, आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पांचवें पे। पांचवें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। यह सिद्ध करना है आपको कि यदि A और B, AB एक रेखाखंड है और इसके बीच में कोई बिंदु C मान लेते हैं, और उन्होंने कहा कि एक ऐसा बिंदु भी बताइए जो मध्य बिंदु नहीं है, तो हम यहां पे D ले लेते हैं। ठीक है, अब उसने कहा कि जब बीच में 2 बिंदु है तो कोई एक ही मध्य बिंदु कहलाएगा, दोनों नहीं कहलाएगा। और हो सकता है कि दोनों साइड में हो, तो दोनों में से कोई भी मध्य बिंदु नहीं कहलाएगा। इसी को हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे आप, पिछले क्वेश्चन में हमें इतना दिया था, AC बराबर है BC के। AC किसके बराबर है, BC के बराबर है। ठीक है, ध्यान देना। तो इसको आप कैसे सिद्ध कर सकते हो, AC बराबर है BC के, ये हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, इस वाले में ये दिया था AC बराबर है BC का। अब इसको सिद्ध करना है कि केवल C जो होगा वही मध्य बिंदु होगा, D नहीं होगा। कैसे दिखाएंगे आप, तो हम थोड़ा सा नामकरण जो है ना वो ठीक कर लेते हैं। इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, आप किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो AC बराबर BC इतना तो दिया है, ये क्लियर है। तो AC को क्या लिखा जा सकता है, AD प्लस DC लिख सकते हैं, है ना। यानी कि यदि हमें DC चाहिए तो AC माइनस कर दें DC माइनस कर दें AD, AC में से माइनस कर दो AD, A से C तक की दूरी में से A से D तक की दूरी माइनस कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, DC मिलेगा, या फिर कहें तो CD मिलेगा। इसी तरीके से C से B में से माइनस कर दोगे B से D या D से B, DB, तो AC माइनस AD क्या मिल गया, DC। AC माइनस AD मिल गया आपको DC। इस तरीके से C से B तक की दूरी D से B में माइनस कर लोगे तो आपको मिलेगा DC तो मिलेगा, लेकिन माइनस का DC मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इस बार छोटी लाइन इस लाइन में से इतनी दूरी में से ये बड़ा दूरी फाइंड कर रहे हैं आप, ये वाला दूरी। ठीक है, तो जब भी छोटे में से बड़े को घटाओगे तो माइनस में आएगा DC। अब दोनों DC को एक तरफ ले लो,
तो DC प्लस हो जाएगा ये वाला DC आ गया, DC बराबर बचा 0, कुछ नहीं बचा, तो DC और DC मिलकर 2DC इक्वल टू 0, तो DC बराबर 0 बटे में 2, तो DC आ गया 0। इससे यह सिद्ध होता है कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। तो लिख देंगे इससे यह सिद्ध होता है कि एक रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, छठे पे। छठे में यह दिया है AC बराबर BD है, तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD होगा। AC बराबर BD है, A से C तक की दूरी जो है B से D तक के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD होगा। ध्यान देंगे AC बराबर BD ये दिया है। ठीक है, तो AC को क्या लिखा जा सकता है? AB प्लस BC लिखा जा सकता है। इसको लिखिए AB प्लस BC। बराबर में BD को क्या लिखा जाता है? B से D तक को क्या लिखा जा सकता है? B से D तक को लिखा जा सकता है BC प्लस में CD, BC प्लस CD। ध्यान देना, यहां कहा गया कि AB बराबर है CD के, AB जो है वो CD के बराबर है, यह सिद्ध करना है। AB बराबर CD ये सिद्ध करना है, दिया ये है AC बराबर BD दिया है, AB बराबर CD सिद्ध करना। ध्यान दीजिए दोनों तरफ BC है, BC से BC कैंसिल, बच क्या गया AB बराबर CD, हो गया सिद्ध। प्रूफ, प्रूफ कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची दिया हुआ है, अभिगृहित 5 का एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? यूक्लिड का अभिगृहित नंबर यदि 5 पढ़ेंगे आप, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है, आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे उपलब्ध है। ठीक है, तो यूक्लिड के जो अभिगृहित 5 है उसमें एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना गया है? आंसर, यूक्लिड ने अभिगृहित 5 में यह बताया है कि कोई भी चीजें हो, कोई भी चीजें हो, वो पूर्ण से उसका भाग जो होगा वो छोटा होगा, पूर्ण हमेशा बड़ा। यानी कि मैं मान लूं कि 2 नंबर है, कोई 4 है, तो ये अभी पूर्ण है, ये भी अभी अपने आप में पूर्ण है, ये भी अपने आप में पूर्ण है। इसका जो भाग होगा वो 1/2 हो सकता है, ठीक है, या 2/3 हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो भाग होगा वो हमेशा इससे छोटा हो किसी भी वस्तु के लिए। यानी कि मान लो आपके पास एक त्रिभुज है, ये पूर्ण हिस्सा है, और इसका जो भाग है इसको काटोगे तो छोटा हिस्सा बनेगा, वो हमेशा पूर्ण वाले भाग से तो छोटा ही रहेगा ना। ये देखो छोटा ही रहेगा, पूर्ण वाले भाग से छोटा ही रहेगा। यही सभी वस्तुओं पे लागू होता है। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सभी पूर्ण हमेशा बड़ा होता है, उसका भाग हमेशा छोटा होता है। यही अभिगृहित 5 में बताया था यूक्लिड ने। ठीक है, अब इसको यदि हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे, यूक्लिड के पांचवें अभिगृहित से के अनुसार पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने
भाग से बड़ा होता है और यह संसार के सभी वस्तुओं के लिए संसार के सभी वस्तुओं के लिए सत्य है। अतः यह सर्वव्यापी सत्य माना गया है। अतः यह सर्वव्यापी सत्य माना गया है। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो 7 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में थे, 7 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर दिया और एक ही एक्सरसाइज चैप्टर में करना था। ठीक है, तो उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।